फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनित गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। ये फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर देखा था किस प्रकार से मैंने आपको ट्रेसिंग ऑफ कर्व यानी कि ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व के बारे में बताया था, जिसमें अभी तक हमने 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में आपको हमने स्पेशली बताया था किस प्रकार से हम कार्टेशियन कर्व को हम डिवाइड करते हैं, उसका वर्किंग रूल क्या होगा। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि इसके प्रॉब्लम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। लेक्चर नंबर 3 में भी हमने और भी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखे थे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व के अंदर ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व। ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व के अंदर आपको हम बताएंगे किस प्रकार से इसका वर्किंग रूल होगा, किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे अगर आपने अभी ज्वाइन किया हुआ है, इससे पहले आपने नहीं देखा हुआ है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। डियर फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व, ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व्स। ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व को स्टार्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि पहले हमको ये समझ में आना जरूरी है कि व्हाट इज अ पोलर कर्व। पोलर कर्व क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपको मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं। तो आइए देखें कॉन्सेप्ट ऑफ कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग इज अ प्रोसीजर टू ऑब्टेन एन अप्रॉक्सीमेट शेप ऑफ द कर्व विदाउट प्लॉटिंग मेनी पॉइंट्स ऑन इट। It is helpful in finding the length of the curve, area, volume and surface area. The limit of integration can be easily found on tracing the curve roughly. ट्रेसिंग कर्व का ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रेसिंग ऑफ कर्व। ट्रेसिंग ऑफ कर्व को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया हुआ है। नंबर 1, ट्रेसिंग कर्व का पहला पार्ट होता है ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व, जो कि ऑलरेडी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में। देन उसके बाद है ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व और उसके बाद हमें पैरामीट्रिक कर्व, यानी कि ट्रेसिंग ऑफ कर्व में हम इन तीनों टाइप के कर्व को हम कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोलर कर्व। देखिए, पोलर कर्व की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल सा लॉजिक हमारे पास ये होता है कि किसी भी कर्व यानी किसी भी कार्टेशियन कर्व को अगर हमें पोलर कर्व में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्स वाई को कन्वर्ट करेंगे इन द कोऑर्डिनेट ऑफ आर थीटा। किसमें कन्वर्ट करेंगे? आर थीटा के फॉर्म में। We know that if the coordinate in Cartesian, then it is represented by the coordinate by the xy. Similarly, if the coordinate in polar form, then it is represented by the r theta. तो आप सबसे पहले इस बात को लॉजिक को समझ लीजिए कि जब भी अगर हम पोलर कर्व की बात करेंगे तो यहाँ पे r और थीटा होगा। तो अब हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द r एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द थीटा। देखिए, इस डायग्राम में आप देखेंगे कि मेरे पास हमने यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट को हमने यहाँ पर ले रखा है। तो हमने यहाँ पर मान लीजिए हमने एक ओपी करके एक स्ट्रेट लाइन ली हुई है जो कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म करती है, और ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा है आर। अब ये आर कैसे है? तो देखिए, ये वाला डिस्टेंस जो है ओ से लेके, मान लो अगर मैं इसको अगर ए मान लेता हूं और इसको अगर मैं बी मान लेता हूं, तो ऐसी कंडीशन ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस एक्स है और ए से लेके पी तक का डिस्टेंस है वाई, एज पर द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स वाई। अगर हम इस पी को अगर हम यहां पर एक्स वाई कंसिडर कर लें, तो अगर हम यहां पर राइट ट्रायंगल ओ ए पी के अंदर अगर हम यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू लेते हैं, अगर ओ ए पी के अंदर अगर मैं cos थीटा की वैल्यू लेता हूं, तो ऐसी कंडीशन में cos थीटा जो मेरे पास मिलेगा वो मिलेगा मुझे बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस मेरे पास हो गया x और ओ से लेके p तक का डिस्टेंस हो गया r। आप देख सकते हैं कि मेरे पास x की जो वैल्यू है वो x इक्वल टू आर cos थीटा है। सिमिलरली अगर ओ ए पी के अंदर अगर हम यहाँ पर लेते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मेरे पास होगा y और हाइपोटेनस होगा r। यानी कि अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू को अगर मैं निकालना चाहता हूं, तो साइन थीटा मेरे पास होगा दिस इज अ y अपॉन ऑफ r। यानी कि y अपॉन r का मतलब हो गया कि आपके पास y की वैल्यू होगी r साइन थीटा। अगर हम इन दोनों वैल्यू को स्क्वायर करके ऐड करें, यानी कि हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें, तो हमें राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मींस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगी। नेक्स्ट, अगर हम सेकेंड टर्म के अंदर अगर फर्स्ट टर्म का डिवाइड कर देने की आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा करते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू मिलेगा वाई अपॉन एक्स, दैट इज थीटा इक्वल टू मिलेगा टेन इनवर्स वाई अपॉन ऑफ एक्स। यहां पर अगर हम किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को अगर पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर हम चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास लॉजिक रहेगा कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा होगा, वेयर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड द टेन थीटा इक्वल टू द y अपॉन ऑफ x। अब इसी लॉजिक को अगर हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं पास है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने आ रहे हैं कि पोलर का मीनिंग समझने आ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोलर। तो देखिए, जो हमारा एक्स एक्सिस होता था वो अब हमारे पास बन जाएगा इनिशियल लाइन,
यानी कि जो हमारे पास एक्स डैश जो होती है वो हमारी इनिशियल लाइन कहलाएगी, और यहां पर आपके पास थीटा की वैल्यू होगी 0। अब यहां पर हमारे पास जो वाई एक्सेस होता था, यानी कि जो हमारा वाई एक्सेस होता था, वाई एक्सेस को हम यहाँ पे बोलते हैं थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, और जो एक्स का नेगेटिव पार्ट होता था यानी कि जो एक्स डैश होता था वो हमारा कहलाता थीटा इक्वल टू पाई। अगर मैं इसी के अगर अपोजिट चलूं, अगर मैं इसी के अपोजिट चलता हूं तो यहां पर हमारे पास ये वैल्यू होगी, दिस इज अ 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहां पर इस प्रकार से लॉजिक निकाला जाता है। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी अगर हम इनिशियल लाइन बोल रहे हैं तो समझ जाना कि वहां पर थीटा इक्वल टू 0 है। और अगर मैं वापस अगर इसी इनिशियल लाइन पे अगर मैं इसी प्रकार से अगर रोटेट करते हुए अगर वापस अगर मैं इसी तरीके से आता हूं तो मेरे पास जो थीटा इक्वल टू 0 है वही आगे चल के हमारे पास 360 वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, आइए समझे हमारे पास सम इंपॉर्टेंट पोलर कर्व्स। अब हमें यहां पर ये समझ में आना जरूरी है कि कुछ कर्व जो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में होते हैं, अगर उन कार्टेशियन फॉर्म में के कर्व को यदि हम पोलर फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो उनका मीनिंग किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन की। तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन जो होती है स्ट्रेट लाइन की, वो हमारी कहलाती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं, इस x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आपको मिलेगा a r cos थीटा b r sin थीटा प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर r को डिवाइड कर देते हैं तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c अपॉन r हमारे पास ये पोलर इक्वेशन कहलाएगी स्ट्रेट लाइन की। अब यहाँ पर इस पोलर स्ट्रेट लाइन के हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकालना चाहिए कि ये मीनिंग हमारे पास किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा है दिस इज अ लाइन पैरेलल टू द इनिशियल लाइन। देखिए यहां पर मेरा लेक्चर को आपको इस प्रकार से पढ़ाने की कोशिश की जाती है कि आपको जीरो से लेके मैं आपको एंड तक लेके जाना चाहता हूं। तो इसलिए फ्रेंड अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लेक्चर को लाइक करना ना भूलिएगा, और मेरा इस लेक्चर पे टारगेट जो है 100 लाइक का हमारा है, तो आप इसको लाइक करना ना भूलिएगा। आइए सबसे अ लाइन पैरेलल टू द इनिशियल लाइन। अ लाइन पैरेलल टू द इनिशियल लाइन का मतलब क्या होता है कि मान लो ये मेरे पास अगर इनिशियल लाइन हमारे पास है, तो अगर हमें इसके पैरेलल लाइन निकालनी है तो हमें इस पैरेलल लाइन के बारे में बात करनी है। इसको मैं यहां पे बोल देता हूं दिस इज द ए बी। हम इस ए बी के बारे में हम बात करना चाहते हैं, ठीक है। इफ ए लाइन इज पैरेलल टू द इनिशियल लाइन और द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस पी। अब चूंकि अब इन दोनों का बीच का डिस्टेंस होगा हमारे पास, मान लेते कि वो डिस्टेंस मेरे पास क्या है, पी है। क्या मान लेते कि वो डिस्टेंस मेरे पास क्या है, पी है। अब हम क्या करेंगे, जैसे अगर P हमारे पास होगा तो ऐसी कंडीशन में हम इस डायग्राम में साफ साफ देख सकते हैं कि हमारे पास O से लेके हमारे पास अगर इसको मान लो कि ये मेरे पास कैपिटल P है और O से लेके P तक का डिस्टेंस हमने यहाँ पर R लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमने ये लाइन जो ले रखी है यानी कि इसको अगर मैं B से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये लाइन मेरे पास AB है। ओके, अब AB जो है दिस इज अ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, और हमारे पास इसके ऊपर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है वो हमारे पास स्मॉल p को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि आपके पास इसमें ये वाला पोर्शन जो होगा 0 बन जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन जो होगी वो r sin थीटा इक्वल टू प्लस माइनस p होगी, जो कि प्लस साइन का मतलब है कि हमारे पास डायरेक्शन पॉजिटिव है, और माइनस साइन का मतलब है कि हमारे पास डायरेक्शन नेगेटिव है। लेंथ नेगेटिव या पॉजिटिव हमारी नेगेटिव नहीं होती है, बस साइन जो है वो हमें केवल इतना रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो हमारे पास जो है पॉजिटिव पार्ट पे है या नेगेटिव पार्ट पर है। तो इट इज क्लियर दैट r इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू p, r इंटू साइन थीटा इक्वल टू p इफ द लाइन इज अबव द इनिशियल लाइन, यानी कि हमारे इनिशियल लाइन के अबव है, और r साइन थीटा इक्वल टू माइनस p जो होता है वो इनिशियल लाइन के बिलो है। तो ये हमारे पास दो नोटेशन हो गए हमारे पास इनिशियल लाइन को सॉरी कहते हैं लाइन पैरेलल टू द इनिशियल लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास अ लाइन पैरेलल टू द इनिशियल लाइन। क्या बात कर रहे हैं कि जो इनिशियल लाइन के हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन को हमें लेके आना है। तो आपके पास यहाँ पर OX जो है वो इनिशियल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो लाइन हमारी है दिस इज ए बी हमारी जो है वो आपकी परपेंडिकुलर है इनिशियल लाइन पर। अब यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके अंदर आपका अगर कोऑर्डिनेट लेना चाहता हूं तो r cos थीटा इक्वल टू मिलेगा p, तो r cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस p होगा। सिंपल सा लॉजिक है। आप सोच रहे हो कि भाई r cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस p क्यों है, r sin थीटा इक्वल टू p। सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, इफ द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। आप ध्यान समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। यदि हमारे पास लाइन अगर पैरेलल टू द x एक्सिस होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमारे पास y के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है, और यदि कोई लाइन हमारे पास पैरेलल
पैरेलल टू द वाई एक्सिस होती है तो वो एक्स के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि हमारे पास x इक्वल टू ए होगा। यहां पर जो लेंथ हमारे पास जो है वो p को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए जैसे मान लो हमने बोला कि भाई x इक्वल टू p, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इज द r cos थीटा इक्वल टू p। सिमिलरली अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं इस ऊपर वाली लाइन की, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज y इक्वल टू p, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इज द r sin थीटा इक्वल टू p। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो r cos थीटा इक्वल टू p हमारा रिप्रेजेंट करेगा ab को, जबकि हमारे पास r करेगा वो a डैश b डैश को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अ लाइन थ्रू द पोल, यानी कि हमारे पास वो लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पोल से पास होके जाती है। मान लो हमारे पास ये लाइन हमारी है ओ है, तो अब ओ ए जो है अगर हमारे पास ओरिजिन से पास होके जाती है, इसका मतलब ये है कि 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। और अगर लाइन कोई भी अगर 45 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि y इक्वल टू एक्स को अगर वो रिप्रेजेंट करती है, तो ऐसी कंडीशन में इसका मीनिंग क्या निकाला जाएगा, if a line passes through the pole and make an angle with the initial line, then every point on the line has coordinate r alpha, यानी कि थीटा की जगह क्या होगा, अल्फा, और ये जो अल्फा की वैल्यू होगी वो आपकी 45 डिग्री होगी, where r is positive और negative, hence the equation of a line theta equal to alpha। अब देखिए y इक्वल टू हमारे पास x है, तो y इक्वल टू एक्स अगर हमारे पास है तो इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू पुट कर दो और x की वैल्यू पुट कर दो हमारे पे, है ना। तो हमारे पास क्या होगा कि इन पर्टिकुलर केस द इक्वेशन ऑफ ए लाइन मेकिंग एंगल अल्फा ऑफ 45 डिग्री थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। ओके ओके, आपको लॉजिक समझ में आ गया ना। तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ, दिस इज योर r sin थीटा इक्वल टू r cos थीटा, है ना। हमारे पास क्या हुआ, दिस इज sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1, यानी कि हमें क्या मिलेगा, दिस इज द tan थीटा इक्वल टू 1, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाय 4। ओके, पॉइंट क्लियर। तो ये हमने आपको लॉजिक बताया है कि हमारे पास लाइन, अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेगी। अगर हमारी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है तो उसका मतलब होगा r sin थीटा इक्वल टू p। अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स इनिशियल लाइन है, इसका मतलब है कि r cos थीटा इक्वल टू p रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार हम जब पोलर कर्व का जब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो वहां पर हमें सर्कल की बार बार रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब सर्कल के बारे में समझ लेते हैं कि सर्कल का मीनिंग क्या है। तो पहला हमने यहाँ पर केस लिया हुआ है, पहला केस हमारा है इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस ए, यानी कि हम सर्कल की वो इक्वेशन ले रहे हैं जिसका सेंटर जो है ओरिजिन है और रेडियस है। तो हम जानते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा पुट कर देते हैं, तो आपके पास जो इक्वेशन होगी वो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा। और ऐसी कंडीशन में आपके कर्व का जो डायग्राम होगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट हमारा है इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर a0। सेंटर हमारे पास क्या है, a0, इसका मतलब ये है कि अगर हमारा सेंटर अगर a0, इसका मतलब है कि x एक्सेस पे है और रेडियस हमारे पास है a, यानी कि हमारे पास हमें वो सर्कल की इक्वेशन निकाली है जो कि हमारे पास ओरिजिन पे टच करता है, यानी कि y एक्सेस जो है एज ए टेंजेंट की तरह काम कर रहा है। और ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन होगी वो होगी x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू ऑफ ए स्क्वायर। अब अगर मैं इसको अगर एक्सपांड कर देता हूं तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आपकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है पोलर के अंदर आर स्क्वायर के बराबर होती है, और यहाँ पर x की वैल्यू जो है आर कॉस थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे हमने r को कॉमन निकाला और r हमारा यहाँ पर कैंसिलेशन फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारी रिप्रेजेंट करेगी r इक्वल टू 2a cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास हमें किसी सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर a0 है, रेडियस a है, तो वो जो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन जो होगी वो हमारी रिप्रेजेंट करेगी r इक्वल टू 2a cos थीटा, जिसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट हमारा है इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0a। इसका मतलब ये है कि ये कोऑर्डिनेट हमारे पास y एक्सिस पर है और रेडियस a है, यानी कि हमारे पास जो सर्कल जो है वो x एक्सिस को टच करेगी और उसका सेंटर जो है y एक्सिस पर है। ओके,
We know that the equation of circle with 0a and radius a is x square plus y minus a का whole square equal to a square. That means x square plus y square minus 2ay plus a square equal to a square. A square से a square cancel हो गया. That means x square plus y square minus 2ay equal to 0. जैसे हम यहाँ पर x square plus y square की जगह r square रखेंगे और y की जगह r sin थीटा रखेंगे, r आपका यहाँ पर 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन होगी वो सर्कल की वो 2a sin थीटा को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि ये हमारे पास उस सर्कल की इक्वेशन है जो कि हमारा जिसका सेंटर जो है 0 a है और रेडियस a है। नेक्स्ट हमारी फोर्थ इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर AA एंड टचिंग बोथ द एक्सेस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम यहाँ पर उस सर्कल की इक्वेशन निकालना चाहते हैं पोलर फॉर्म में, जो कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को एज ए टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जो है एज ए टेंजेंट है और इसका रेडियस a है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी एक्सिस कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास सर्कल की इक्वेशन रहेगी x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई आर स्क्वायर, यहां से 2a कॉमन निकल जाएगा तो x की जगह आर कॉस थीटा, y की जगह आर साइन थीटा और a स्क्वायर। तो ये हमारे पास उस सर्कल की इक्वेशन है जो कि दोनों एक्सिस को टच करती है। तो यहां पर हमने ओवरऑल यहाँ पर सर्कल और स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने सीखा कि किस प्रकार से होता है। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ऐसा बता देते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक क्वेश्चन अगर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है तो उसको पोलर फॉर्म में किस प्रकार से प्रैक्टिकली कन्वर्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन पोलर कोऑर्डिनेट हैविंग द सेंटर 3 0, यानी कि जिसका सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे है एंड द रेडियस इज 3। आल्सो फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन y इक्वल टू x, यानी कि जब इस सर्कल को अगर हमारी लाइन y इक्वल टू x इंटरसेक्ट करेगी तो उस पॉइंट को हमें पोलर कोऑर्डिनेट में इवैल्यूएट करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 3 0 एंड रेडियस 3 इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर आएगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9 से 9 हमारा कैंसिल हुआ, तो आपके पास इक्वेशन होगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x। तो आपने यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह r स्क्वायर रख दिया और 6x की जगह आपने रख दिया 6r cos थीटा, r आपका 0 के फॉर्म में आ गया। तो ये मेरे पास वो पोलर इक्वेशन हो गई जिसका सेंटर हमारे पास जो है 3 0 है और रेडियस 3 है। अब हम क्या करेंगे y इक्वल टू x इसको इंटरसेक्ट करिए। देखिए डायग्राम में आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये मैंने एक सर्कल की इक्वेशन ले रखी है। ये सर्कल जो है जिसका सेंटर मेरे पास जो है, जिसको मैंने मान लो ये मेरे पास a को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे पास b को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस सर्कल को हमारे पास एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है y इक्वल टू x। y इक्वल टू x का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि 45 डिग्री का एंगल बनाता है। अब y इक्वल टू x मैंने अगर लिखा हुआ है तो r cos sin थीटा इक्वल टू r cos थीटा हो जाएगा, यानी कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1 होगा। दैट मींस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स है, यानी कि पाई बाय 4, यानी कि थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई पाई बाय 4 आ गई। अब इसका मतलब ये है कि अब मुझे r की वैल्यू चाहिए, तो r की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो r की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल तरीका ये कि थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 को हम इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे। किसके अंदर? r इक्वल टू 6 cos थीटा के अंदर। थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास है? पाई बाय 4 है, तो आपको मिलेगा 6 cos पाई बाय 4, यानी कि 6 into 1 upon रूट 2। 1 upon 2 को यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे तो रूट 2 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 2, तो 2 से 6 हमारा कैंसिल होगा तो 3 बचेगा, तो 3 रूट 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास है तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 3 रूट 2 पाई बाय 4 हो। तो बट ओबियस आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में किस प्रकार से मूव कर रहे हैं, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस प्रकार से निकाला जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। साथ में अगर आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप की लिंक दे रखी है जिसका नाम है मैथ्स फॉर यू, उससे जरूर जुड़िएगा, जिससे कि आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व, यानी कि अब हम तैयार हो चुके हैं पूरी तरीके से कि किस प्रकार से हम पोलर कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि हम कैसे किस प्रकार का हमारा पोलर कर्व होगा।
तो इन जनरल जो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं वो आर थीटा के फॉर्म में लिखाते हैं, और इस आर थीटा के कोरस्पॉन्डिंग में जो भी हमारा एक्सप्लिसिट फॉर्म होता है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है, वो हमारा r इक्वल टू एफ थीटा या थीटा इक्वल टू एफ ऑफ आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन इसी का जो इम्प्लिसिट फॉर्म होता है, यानी कि मिला जुला रूप जो होता है, वो हमारे पास एफ ऑफ आर थीटा इक्वल टू 0 होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो हम जिस प्रकार से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या x इक्वल टू एफ ऑफ वाई रिप्रेजेंट करते थे, तो वो हमारे पास हो गया दिस इज द एक्सप्लिसिट फॉर्म, और दूसरा हमारा रिप्रेजेंटेशन होता था एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो वो हमारा हो गया यहाँ पर एफ ऑफ आर थीटा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये होगा कि जो पोलर फॉर्म जो होते हैं वो आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा या थीटा इक्वल टू एफ ऑफ आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये चाहे तो इसको हम एफ ऑफ आर थीटा इक्वल टू 0 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। Now to trace a curve in polar form of equation, we adopt the following procedure in the polar coordinate meaning of the initial line theta equal to pi by 2 और theta equal to pi। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर हम इनिशियल लाइन की बात करेंगे तो हम थीटा इक्वल टू 0 लेंगे, जो कि हमारे पास ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। अगर हम थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 लेते हैं तो वो हमारे पास वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और थीटा इक्वल टू पाई होगा वो हमारे पास ओरिजिन से एक्स एक्सिस के नेगेटिव पोर्शन में जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम इसी के अपोजिट अगर हम जाते हैं तो थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेट्री के बारे में। ठीक है, किसी भी कर्व की अगर हमें ट्रेसिंग करनी है तो सबसे पहले हमें पता लगाना जरूरी होता है कि हमारा कर्व जो है कहां पर सिमेट्रिक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 के इनिशियल लाइन का मीनिंग हमारे पास इस डायग्राम में आप साफ साफ देख रहे हो कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर इसके दोनों और अगर हमारे पास ये अगर इसके कर्व बनता है तो वो हमारे पास ये सिमेट्री को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जब भी अगर हमारा कर्व जो होगा सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन होगा तो इस प्रकार से डायग्राम हमारा वहां पर मौजूद होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी अगर हमें किसी भी कर्व की सिमेट्रिसिटी निकालनी है अबाउट द इनिशियल लाइन तो कुछ नहीं करना, बस हमें थीटा को माइनस थीटा में रिप्लेस करना है। यदि कोई चेंज नहीं आता है तो इसका मतलब यह है कि वो कर्व जो है वो सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन थीटा इक्वल टू 0 है। जैसे कि इस कर्व को आप देखेंगे r इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, अगर मैं थीटा को माइनस थीटा में रिप्लेस करता तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसी प्रकार अगर r इक्वल टू ए कॉस थीटा की बात करेंगे तो थीटा को माइनस थीटा में रिप्लेस करूंगा तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब हमने इस क्वेश्चन का एक डायग्राम भी हमने यहाँ पे बना के दे दिया है, तो ये डायग्राम कैसे बनना है अभी आपको इस पर फिक्र नहीं करना है, क्योंकि जब तक हम पूरा प्रोसीजर नहीं पढ़ लेंगे तब तक हमें ये चीज समझ में नहीं आने वाली। सेकंड हमारा है अब सिमेट्रिक अबाउट पोल। सिमेट्रिक अबाउट पोल का मतलब होता है दैट मींस आप ओरिजिन के कॉरस्पॉन्डिंग में सिमेट्रिक है कि नहीं। अब आपके सिमेट्रिक आप ऐसे भी हो सकते हैं, इस प्रकार से हो सकते हैं, कैसे भी आपके हो सकते हैं। If the equation of a curve remain unchanged when r is replaced by minus r, यदि हम किसी कर्व में r को माइनस r से रिप्लेस कर देते हैं या i प्लस थीटा को थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि हमारा कर्व जो है वो सिमेट्रिक अबाउट द पोल है। एक डायग्राम में आप ये देख रहे हैं कि इसी प्रकार से अगर मैं इस प्रकार से बनाना चाहूं तो मेरे पास क्या है कि अगर मान लो मेरे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे पास आर थीटा का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके अपोजिट पाई प्लस थीटा क्या होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि आर पाई प्लस थीटा। तो ये कहने का मतलब है ऊपर से, तो ये डायग्राम हमारे पास है। सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इस कर्व के ऊपर नीचे दोनों हमारे बनेंगे। जैसे कि हमने लिखा हुआ है दिस लाइक दिस, ऐसे गया हमारा एक कर्व और दूसरा कर्व जो गया हमारे पास कुछ इस प्रकार से चले गया। ओके, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि थीटा इक्वल टू 0 यहां पर है, थीटा इक्वल टू पाई यहां पर है, तो इस प्रकार से ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है दिस मींस दैट द कर्व रिमेंस अनचेंज इफ वी रोटेट इट थ्रू 180 डिग्री, यानी कि हम थीटा के अंदर पाई को जोड़ देते हैं तो वो पाई प्लस थीटा बन जाता है। नेक्स्ट हमारा है सिमेट्री अबाउट द थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा कर्व जो है वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग में सिमेट्रिक है। अब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसको y बोलते हैं ना, तो यहां पर ये थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास जो कर्व होगा वो यहां से और यहां से होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं थीटा को मैं पाई माइनस थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा, या माइनस आर से प्लस आर, या माइनस थीटा से प्लस थीटा। ओके, जैसे कि r इक्वल टू ए साइन थीटा है, तो अब इस डायग्राम अगर मैं यहाँ पर r को माइनस आर से रिप्रेजेंट करूं, है ना, थीटा को माइनस थीटा से रिप्रेजेंट करूं,
वो माइनस साइन से माइनस साइन मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आर इक्वल टू आएगा माइनस ए साइन थीटा। माइनस साइन से माइनस साइन हमारा कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है पुट सिमेट्रिक अबाउट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 का मतलब होता है y इक्वल टू x। इसके लिए सिंपल सा होता है कि इक्वेशन इज अनचेंज व्हेन थीटा इज रिप्लेस्ड बाय पाई बाय 2 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा, जब तक आपको पोलर कोऑर्डिनेट की ट्रेसिंग और कर्व के एक एक पॉइंट अगर आपको अच्छे से याद नहीं होंगे, तब तक आप पोलर कोऑर्डिनेट की ट्रेसिंग नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेसिंग और कर्व हमारे पास एक टफ टॉपिक होता है, जिसमें हमको लॉस को ध्यान रखना पड़ता है, सारे वर्किंग रूल का हमें अच्छी तरह याद होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर 2। यानी कि सिमेट्री के अंदर हमने दो चीजें देखी। नंबर 1, एक हमने बात करा कि इनिशियल लाइन, दूसरा हमने बात करा पाई के मतलब थीटा अबाउट द इनिशियल लाइन हो गया, दूसरा आपके पास हो गया y इक्वल टू पाई बाय 2 की फॉर्म में हो गया, तीसरा हमारे पास हो गया कि हमारा y इक्वल टू x हो गया, और चौथा हमारे पास हो गया लाइक द ओरिजिन। तो ऐसे करके हमारे पास 4 पॉइंट होगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे कर्व पासिंग थ्रू द पोल एंड टेंजेंट टू द कर्व। यानी कि अब हम निकालना चाहते हैं कि हमारा कर्व जो है ओरिजिन से पास कर रहा है, साथ में हमारे पास जो ओरिजिन जो है उसका टेंजेंट क्या है, टेंजेंट टू द कर्व, यानी कि किस प्रकार से वो कर्व का टेंजेंट बनेगा। तो सिंपल सा लॉजिक ये होता है इसको निकालने का कि हम पुट करते हैं r इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। यानी कि थीटा के किसी मान के लिए हम r की वैल्यू 0 निकाल लेते हैं, देन कर्व विल पासेस थ्रू द ओरिजिन। यानी कि r इक्वल थीटा की किसी वैल्यू के लिए अगर r की वैल्यू अगर मुझे 0 मिलती है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो पोलर कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो हमारे लिखाते हैं r और थीटा की फॉर्म में। तो r इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास कर्व जो है ओरिजिन हो गए, यानी कि हमारे पास थीटा की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग में हमें मिल जाएगा। अब थीटा जो भी मिलेगा वो उसके अकॉर्डिंग वो उसके उस तरफ डिस्टेंस को फॉलो करेगा। दूसरा पॉइंट हमारा है कि r इक्वल टू 0 एट थीटा इक्वल टू अल्फा, देन थीटा इक्वल टू अल्फा विल बी टेंजेंट टू द कर्व एट द पोल। यानी कि थीटा के जिस वैल्यू के लिए r इक्वल टू 0 मिल रहा है, वो तो थीटा इक्वल टू अल्फा जो है वो उस टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा उस पोल पर। थर्ड पॉइंट हमारा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। डिटरमाइन द पॉइंट्स वेयर द कर्व मीट द इनिशियल लाइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, थीटा इक्वल टू पाई। यानी कि अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो थीटा इक्वल टू 0 पे निकालेंगे, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे निकालेंगे, थीटा इक्वल टू पाई पे निकालेंगे, थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 2 पे निकालेंगे, थीटा इक्वल टू 135 पे निकालेंगे, थीटा इक्वल टू 210 पे निकालेंगे, ऐसे करके निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। हमें पता लगाना है कि हमारे पास जो टेंजेंट हमें मिला है उसकी डायरेक्शन क्या है। आपको याद होगा कि जब हम यहाँ पर टेंजेंट के बारे में बात करते थे, वहां पर हम एक चीज पढ़ते थे, tan पाई इक्वल टू r d थीटा अपॉन dr, और साथ में एक रिलेशन पढ़ते साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई, है ना। तो फाई तो हम यहां से निकाल देंगे, थीटा की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास पता ही होगी, तो ऐसे करके मैं साई निकालूंगा, साई ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। यानी कि हमारे पास जो हमारा साई होता था वो क्या रिप्रेजेंट करता था, इस प्रकार से, जैसे कि हमारे पास ये हमने ले लिया, दिस इज योर लाइन, दिस इज योर साई, है ना, ये साई को रिप्रेजेंट करा। The tangent at a point r theta on the curve is obtained by the tan pi equal to r d theta upon dr, where phi is the angle between the radius vector and the tangent. Radius vector क्या होता है? This is your radius vector, है ना, ये radius vector को रिप्रेजेंट करता है, and the tangent यानी कि जो भी कर्व का टेंजेंट होगा। कर्व का टेंजेंट से मतलब क्या, वो समझ लीजिए। मान लो कि हमने कोई भी कर्व ऐसा बनाया और ये हमारे पास भाई हमने मान लो कि भाई ये मेरे पास कोई एक टेंजेंट जा रहा हो, ये मेरे पास कर्व है, तो अब जो हमारे पास ये वाला जो एंगल है वो हमारा साई को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारा है रीजन। अब हमको नेक्स्ट निकालना है कि हमारा रीजन किस प्रकार से इवेल्युएट किया जाएगा। डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ आर। हम यहाँ पर आर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। इफ मिनिमम वैल्यू ऑफ आर इज ए, यदि हमारे पास आर की मिनिमम वैल्यू ए है, देन नो पार्ट ऑफ द कर्व लाई इनसाइड द सर्कल, यानी कि हमारे पास कोई भी पार्ट जो है सर्कल के अंदर नहीं आएगा, विद द रेडियस ए एंड सेंटर एट अ पोल। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर इज बी, यदि हमारे पास आर की मैक्सिमम वैल्यू बी है और विद बी जो है आर ए से ग्रेटर है, देन होल द कर्व लाई विद इन द सर्कल, यानी कि पूरा का पूरा कर्व जो है सर्कल में लाई करेगा, जिसका रेडियस बी होगा और सेंटर एट द पोल होगा। सेकेंड पॉइंट है डिटरमाइन द रेंज ऑफ थीटा, यानी कि हम थीटा की रेंज पता लगाएंगे कि हमारे पास क्या है। इन विच आर स्क्वायर इज लेस देन 0, देन आर इज इमेजिनरी, देन द कर्व डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस रेंज, यानी कि हमारा कर्व जो है उस रेंज के बाहर नहीं जाएगा। अब इसके बाद हम निकालते हैं एसिम्पटोस। एसिम्पटोस के बारे में, इफ आर टेंड्स टू इन्फिनिटी,
यदि आर की वैल्यू इन्फिनिटी की तरह अप्रोच करती है फॉर किसी थीटा इक्वल टू अल्फा के लिए, देन द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व में एग्जिस्ट एंड इज गिवन बाय ऑफ दिस मच, यानी कि आर साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू एफ डैश ऑफ अल्फा, वेयर अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ वेयर 1 अपॉन एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 0। वैसे इसकी में बहुत कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ आर, यानी कि हमारे पास आर में किस प्रकार से वेरिएशन होगा। ट्रेस द वेरिएशन ऑफ आर फॉर सम सुटेबल वैल्यू ऑफ थीटा, यदि dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आर हमारा इंक्रीज होगा, एस थीटा इंक्रीज, यानी कि आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। यदि dr अपॉन डी थीटा लेस देन 0 है देन आर डिक्रीज, यानी कि आर हमारे पास डिक्रीज होता है जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। ओके, इफ द कर्व मीट द लाइन ऑफ सिमेट्री एट 2 पॉइंट्स, यदि हमारा कर्व जो है जहां पर कर्व हमारा सिमेट्री होता है 2 पॉइंट्स पर, देन अ लूप एग्जिस्ट बिटवीन दिस 2 पॉइंट, यानी उनके बीच में हमारे पास एक लूप एग्जिस्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ लीजिए। इफ द कर्व मीट द लाइन ऑफ सिमेट्री, इफ द कर्व मीट द लाइन ऑफ सिमेट्री एट 2 पॉइंट्स, यदि हमारे पास कर्व सिमेट्री के लाइन के 2 डिफरेंट पॉइंट पर मीट होता है, इसका मतलब है कि वहां पर एक लूप एग्जिस्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये हमारे पास है और हमारा कर्व जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग में सिमेट्रिक है, तो लाइक हमारे पास ऐसा लूप जनरेट होगा। ओके, नेक्स्ट है कर्व ऑफ द टाइप r इक्वल टू a sin थीटा और r इक्वल टू a cos sin थीटा, यदि हमारे पास n का मान 1 3 5 ऐसा आता है तो n सिमिलर हो, यानी कि उसमें एक जैसे ही सिमिलर लूप होंगे। लेकिन अगर हमारे पास n की वैल्यू अगर इवन है तो 2n सिमिलर लूप होंगे, 2n मतलब उसके डबल लूप सिमिलर होंगे। यदि हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो हमारे पास वहां पर एक सर्कल फॉर्म होगा, यानी कि r इक्वल टू a sin थीटा और r इक्वल टू a cos थीटा, जैसे कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। आइए अब हम तैयार हो चुके हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए हम यहाँ पर आपको आज के लेक्चर में आपको मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से वो ट्रेसिंग और पोलर कर्व के बारे में समझ में आता हो। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा, साथ में 100 लाइक्स को करना ना भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है ट्रेस द कार्डियोइड। देखिए कार्डियोइड के कई इक्वेशन होती है, अभी मैं यहाँ पर कार्डियोइड की एक इक्वेशन ले रहा हूँ, r इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमें करना है क्या, सबसे पहले हमें निकालनी है सिमेट्री, यानी कि हमें सिमेट्री निकालने के लिए हमें 4 पॉइंट का ध्यान रखना है, इनिशियल लाइन का, पोलर का, ओरिजिन का, तीसरा पॉइंट हमारे पास π/2 का यानी कि y एक्सिस का, और तीसरा y इक्वल टू x यानी कि थीटा इक्वल टू π/4 का। तो हम इस कर्व में साफ साफ देख रहे हैं कि अगर मैं थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करूंगा तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो कर्व है वो सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन आ गया है, यानी कि मैं एक्स एक्सिस के जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वहां पर मतलब उस एक्स एक्सिस के लिए सिमेट्रिक हूं। इस दूसरा पॉइंट हमारा है पोल निकालने के लिए मुझे चेक करना है कि पुटिंग r इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, इसमें r की वैल्यू को ले लिया 0, तो मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0 मिलेगा, और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0 में मिलने का मतलब है कॉस थीटा इक्वल टू -1 मिलेगा, और -1 जो वैल्यू होती है कॉस पाई की वैल्यू होती है, इसका मतलब है कि थीटा इक्वल टू पाई मिल गया। यानी कि इसका मतलब ये है कि थीटा इक्वल टू पाई जो है वो हमारे पास कर्व के लिए पोल की तरह काम करेगा। हेंस द कर्व पासेस थ्रू द पोल एंड द लाइन थीटा इक्वल टू पाई, यानी कि जहां पर थीटा इक्वल टू पाई होगा, थीटा इक्वल टू पाई का मतलब मेरे पास क्या हुआ, जैसे मान लो हमारे पास ये है, यहां पर थीटा इक्वल टू 0 होता है, यहां पर थीटा इक्वल टू पाई होता है। इसका मतलब ये है कि कर्व जो है हमारे पास इस वाले पोर्शन, मान लो ये हमारे पास ओरिजिन है, तो कर्व हमारे पास कुछ इस प्रकार से बोले, क्योंकि पोल हमारे पास जा रहा है तो ऐसा हमारे पास जाएगा ये। अब लूप बनाएगा नहीं बनाएगा बात की बात है। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब यह है कि यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू को हम पुट करेंगे। थीटा इक्वल टू 0 पुट किया तो थीटा इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो r इक्वल टू 2 मिलेगा। थीटा इक्वल टू π/2 पुट करूंगा तो cos 90 की वैल्यू 1 होती है तो r इक्वल टू a मिलेगा, और थीटा इक्वल टू पाई की बात करूंगा तो r इक्वल टू 0 मिलेगा। दैट मींस कहने का मतलब ये हुआ कि मैं एक रफ डायग्राम की तरफ चलने की तैयार हो गया हूं कि अगर ये मेरे पास थीटा इक्वल टू 0 है, ये थीटा इक्वल टू पाई है, और ये थीटा इक्वल टू π/2 है, तो इसका मतलब ये निकला कि मेरे पास जो कर्व थीटा इक्वल टू 0 पे r इक्वल टू मिला, यानी कि r इक्वल टू मतलब ये वाला पोर्शन हो गया है ना, तो ये 2a 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, राइट। दूसरा थीटा इक्वल टू π/2 पे r इक्वल टू, यानी कि थीटा इक्वल टू π/2 ये है, r इक्वल टू a मेरे पास ये मिल गया, इसका मतलब दिस इज a π/2 हो गया।
यानी कर्व हमारे पास इस प्रकार से जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास थीटा इक्वल टू पाई पे आर इक्वल टू जीरो, यानी कि हमारा कर्व जो है इस प्रकार से मूव करेगा, थीटा इक्वल टू पाई आर इक्वल टू जीरो, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा। अब यहाँ पर हमें टेंजेंट वगैरह दिखने हैं कि टेंजेंट हमारे पास क्या होंगे। Thus the curve meet the line theta equal to 0, theta equal to pi by 2, theta equal to pi, that means the coordinate A 2a 0, B a pi by 2 और C 0 pi। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट की, यानी कि हमारे पास टेंजेंट की डायरेक्शन क्या है। तो हमारी जो इक्वेशन है r इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, इसको हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dr अपॉन थीटा मिलेगा माइनस a साइन थीटा, तो यानी कि tan पाई की वैल्यू होती है r d थीटा अपॉन dr, यानी कि a 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन a से a मेरा यहाँ पर कैंसिलेशन हुआ, 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा को लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, कॉस थीटा बाय 2 से कॉस थीटा बाय 2 कैंसिल हुआ, तो मुझे मिलेगा माइनस कॉट पाई थीटा बाय 2, और माइनस कॉट को लिख सकता हूँ tan पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, यानी कि मेरे पास फाई की जो वैल्यू होगी वो मुझे मिल जाएगी, दिस इज अ पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। अब जैसे कि मैं जानता हूं कि थीटा की साई की जो वैल्यू होती है वो थीटा प्लस पाई होती है, तो थीटा प्लस पाई बाय 2 प्लस ये वैल्यू मैंने यहां पर रख दी, इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया पाई बाय 2 प्लस 3 थीटा बाय 2। अब देखिए जैसे ही मैं थीटा इक्वल टू 0 रखूंगा तो इसका मतलब है कि साई की वैल्यू पाई बाय 2 मिल रही है। साई की वैल्यू पाई बाय 2 का मतलब ये है कि यहाँ पर टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन होगा, और थीटा इक्वल टू पाई का मतलब क्या है कि साई की वैल्यू मुझे मिलेगी 2 पाई, इन वैल्यू को यहाँ पर रख रहे हैं, तो हमारे पास टेंजेंट जो होगा इस पॉइंट पर कोइंसाइड करेगा इनिशियल लाइन पर, यानी कि हमारे पास कर्व की दो ब्रांच निकलेंगी और दोनों ब्रांच हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगी। नेक्स्ट हमारा है रीजन, यानी कि सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1, हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r इज 2a एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 0, यानी कि थीटा इक्वल टू पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां पर लेता हूं तो थीटा इक्वल टू पाई यहां पर हो गया, तो हमारा कर्व कुछ इस प्रकार से मूव होगा। एसिम्पटोस, there are no asymptotes of the curve because of any value of theta r does not tend to infinity, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन जो है r इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि हमारे पास थीटा के किसी भी मान के लिए r की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी की तरफ मूव नहीं कर रही, यानी कि इसका कोई एसिम्पटोस नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो 7th पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी 7th पॉइंट के बेसिस पर हम यहाँ पे कर्व को ट्रेस करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमने थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लिख ली है 30 के डिफरेंस की फॉर्म में, 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150, 180, 210, 240 डिग्री, 270, 300, 330 एंड 360। इसी को मैंने यहाँ पर पाई की फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पर हम थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखते हैं, तो आज जैसे हमारे पास आर की वैल्यू 2 मिली थी, सॉरी 0 पे, देन 1.78 मिलेगी, 1.5 मिलेगा, फिर ए मिलेगा, 0 मिलेगा, 0.3 मिलेगा, 0, आप देख रही यहाँ पर 2 है, फिर 0 है, फिर 0.3 मिलेगा, 0.5 मिलेगा, ए 1.5, यानी कि हमारी वैल्यू जो वापस 2a पे ही खत्म हो रही है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। जैसे मान लो हमने यहाँ पर, अब यहाँ पे मैं अपना कर्व बना रहा हूं, तो कर्व को आप ध्यान से देखो किस प्रकार से बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये लाइन, इनिशियल लाइन हमने यहाँ पर खींची, ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से कर्व हमारा बन रहा है। ओके, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि भाई हम कर्व किस प्रकार से बना रहे हैं। ओके, अब देखिए ये जो हमारे पास है दिस इज थीटा इक्वल टू 0, ये जो मेरे पास है दिस इज थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, ये जो मेरे पास है थीटा इक्वल टू पाई है, और ये जो मेरे पास है वो थीटा इक्वल टू पाई 3 पाई बाय 2 है ना। और समझ ले, इसके अलावा थीटा इक्वल टू हमारे पास 60 भी होगा, 60 हमारे पास कुछ ऐसा जाएगा, दिस इज योर 60 है ना, ये पाई बाय 4 होगा, देन 90 होगा, ऐसे करके हमने वैल्यू बनाई है, दिस इज 90, देन हमारे पास ये वैल्यू जो हो गई रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास क्या 120 को, देन ये 150 को, देन इसके बाद हम लेके जाएंगे, इस प्रकार से वैल्यू चलेगी। अब देखिए 0 पर 0 मिला है, देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेट जो होता है वो r इक्वल टू थीटा की फॉर्म में लिखा था, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो 0 पे 2a मिला है, यानी कि हमारे पास 2a कुछ यहां पर, दिस इज योर 2a। तो ये मेरे पास 0 से 2 मिला, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट जो है दिस इज द 2a और 0।
नेक्स्ट में मिला 30 पर 1.78, यानी कि 1.78 मतलब कि थोड़ा सा पीछे की तरफ होगा, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट मुझे मिलेगा, दिस इज 1.78। नेक्स्ट में मिला है 1.5 है, तो 1.5 थोड़ा सा और पीछे चले हैं तो ये 1.588 मिल जाएगा। ओके, दिस इज 1.588। नेक्स्ट मेरे पास 90 पे मुझे मिल रहा है ए, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट जो है मेरे पास मिल रहा है, दिस इज द ए पाई बाय 2। ओके, नेक्स्ट में ये 120 पर 0.5 ए मिल रहा है, 0.5 ए मिल रहा है, दैट मीन्स मेरे पास 0.5 ए का मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव वैल्यू होगी मेरे पास, आई थिंक, है ना। तो क्योंकि 2 पाई बाय 3 मिल रहा है तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे होगी, दिस इज अ माइनस 0.5 ए मतलब कि 120। ओके, देन इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो 150 में मिल रही है, यानी कि 150 यानी कि हम यहाँ पर आ गए हमको, तो ये भी नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कर्व जो है कुछ इस प्रकार से जा रहा है, लाइक दिस। और चूंकि हमारे पास एक्स एक्सिस टेंजेंट है तो ऐसा मिलेगा। देन इसी के अपोजिट अगर हम जाते हैं, कि हमारे पास जो एंगल मिल रहे हैं, हमारे पास ध्यान दीजिएगा एंगल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं यहाँ पर। अब हमें क्या मिल रहा है कि 180 पर यहां तक आकर 210 पर हमारे पास मिल रहा है 0.3 है, बट 210 कहां पे होगा हमारे पास, ये होगी, ये 180 को रिप्रेजेंट कर रहा था, 210 मेरे पास ये वाला वैल्यू हो गया लाइक दिस। देन मेरे पास 240 पे 0.5 है तो ये वैल्यू मेरे पास ये मिल गई। देन 270 में मेरे पास आ गया, कि इसका मतलब होगा कि मेरा कर्व जो है ऐसे कट कर रहा है लाइक दिस, है ना। अब इसके बाद क्या है कि मेरे पास थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 सब मिल गया, लेकिन मेरे पास थीटा इक्वल टू 0 पे भी मुझे एक टेंजेंट मिला था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थीटा इक्वल टू 0 पर मुझे एक टेंजेंट मिला हुआ है जो कि परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन है। तो परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन है, इसका तो मतलब ये निकलता है कि मुझे यहां पर एक टेंजेंट लेना पड़ेगा लाइक दिस। ये मैंने एक टेंजेंट लिया, तो इसको हम थोड़ा सा, मेरा टेंजेंट हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये डायग्राम यहां पर बन रहा है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किसी भी पोलर कर्व की ट्रेसिंग किस प्रकार से की जाती है। इस लेक्चर के लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम दूंगा, उन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करना ना भूलिएगा। एक बार फिर से कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हुआ है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस लेक्चर को 100 लाइक तक पहुंचाने में मेरी सहायता करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।